नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। और आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेशन में करंट अफेयर के में। और ये सेशन है दोस्तों 9 मई का। आज तारीख है 9 मई और आज शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है तो स्टार लगाकर इसको रिवाइज करना है। पीडीएफ आपको हमेशा एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब में कई स्थानों पर आयोजित किया गया है? ये थंबनेल क्वेश्चन है, इसको टी क्यू कहते हैं। इसका आंसर आपको करना है। बीच में यह प्रश्न आएगा, इसका आंसर हम भी करेंगे। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर और देख लेते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान रखना, सबसे पहले इसका लोगो देख लीजिए क्योंकि कभी कभार लोगो से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। 4 लोगो देके आपसे पूछ लेंगे रेड क्रॉस का कौन सा है, तो इसका आंसर आपको लगाना है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो हम जरूर देखेंगे। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसको रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाकर याद रखनी है। मैं खुशी से देता हूं और जो मैं देता हूं वह एक इनाम है, यानी आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये दुनिया का रेड क्रॉस एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसको 3 बार नोबल पीस प्राइज मिल चुका है। 3 बार नोबल शांति प्राइज इसको मिल चुका है। यहां आप देख सकते हैं जिसने 3 बार नोबल शांति पुरस्कार जीता है। कब? 1917 में, 1944 और 1963। ठीक है। पहला रेड क्रॉस दिवस की अगर पूछते हैं तो 8 मई 1948 को मनाया गया था। किस लिए मनाया जाता है? ये जो आपदाएं आती हैं यानी डिवाइन कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज और जो वॉर्स होते हैं उनमें जो पीड़ित होते हैं, जो बाउंडेड होते हैं, घायल वगैरह, उनकी मदद के लिए, उनके इलाज के लिए ये संस्थान काम करता है। ठीक है, मैं समझता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत का मैड टेक उद्योग सालाना 28% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2030 तक किस मूल्यांकन तक पहुंच जाएगा? दोस्तों मैड टेक का मतलब है कि यहां मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कोविड-19, उसमें कितने सारे वेंटिलेटर सप्लाई किए थे चाइना ने, वही बात हो रही है। तो इंडिया में ये ध्यान रखना, इसका आंसर है 50 बिलियन। तो 2030 तक ये 50 बिलियन को पार कर जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। 7 मई 2024 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इन्होंने डॉक्टर सचिव अरुणीश चावला के नेतृत्व में, उनके सहयोग से एक मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। ठीक है। प्रमुख बिंदुओं की तरफ देखूं तो 28% की दर से बढ़ने का अनुमान बता रहे हैं और 2030 तक ये 50 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा, मतलब जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ध्यान रखना, चिकित्सा के उपकरण बाजार में यानी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करने के बाजार मतलब एवज में हम 20 शीर्ष स्थानों पर आते हैं विश्व में, मतलब अंडर 20 हम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2023 की अगर बात करूं तो हमने इन सामग्रियों को डिस्पोजल यानी निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में बहुत कंट्रियों को पीछे छोड़ दिया था। हम टॉप 20 में इसमें आते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब में कई स्थानों पर आयोजित किया गया? ये वही प्रश्न है जिसको टीक्यू कहते हैं, थंबनेल प्रश्न। आखिरी में दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और हमेशा एक क्वेश्चन में ऐसा पूछूंगा आपसे। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है गगन स्ट्राइक सेकंड। ये सारी एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है। 10 क्लिक भारत शक्ति मेला। ठीक है। बात कर लेते हैं गगन स्ट्राइक की, जो पंजाब में अभी आयोजित हुई है भारतीय सेना यानी आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। गगन स्ट्राइक सेकंड है जिसमें अपाचे और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड यानी निहत्थे हवाई वाहन और सेना के विशेष बल शामिल थे। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये कब आक्रामक युद्धाभ्यास के दौरान लाइव फायरिंग और अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, मतलब अचानक से, जैसे आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अचानक से अगर वॉर हो जाए तो उस टाइम पर ये हमारे बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। अब तो ये नाइट में भी मतलब काम दे सकते हैं, पहले नाइट में नहीं काम होता था ऐसा ना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों, बहुत सी मित्र शक्ति और बहुत सी मतलब कम से कम 20 से 25 एक्सरसाइज है जो मैंने पढ़ाई हुई है। आप वीडियो चेक कर सकते हो जाकर, आप उनको याद जरूर कर लेना। उन्हीं में से 1 या 2 हमेशा पूछी जाती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो 1-2 नंबर जो हमारे फिक्स हैं उनको खराब नहीं करना है कभी भी। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? किस कंपनी नियामक निकाय को उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO IEC 42001 और 2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ, यानी सर्टिफिकेशन मिला है? किस कंपनी को, रेगुलेटरी बॉडी को? ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, नारायण मूर्ति साहब की इन्फोसिस को यह मिला है। 1981 की कंपनी है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के आसपास की। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेशन इनको मिला है, मतलब ये एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ऐसी चीजों में ये कभी पीछे नहीं रहते। प्रमुख बिंदु देखिए एक बार। इन्फोसिस ने जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रथाओं और नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अपने पुखराज जिम्मेदार AI सूट के हिस्से के रूप में AIMS ढांचे को लागू किया। इन्होंने अलग से, मतलब सबसे पहले इन्होंने लागू कर दिया, ये आप ध्यान रखना। इनकी AI अपनाने को बढ़ावा देते हुए AI मॉडल और सिस्टम की निगरानी सुरक्षा करना, क्योंकि आप जानते हो आजकल साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा बढ़ गए हैं।
मतलब एक दो फोन तो मेरे पास आ गए हैं कि भाई आपके फलाने बीमार हैं, यहाँ पर इसमें 10,000 रुपए डाल दो, इस तरीके से, और नंबर भी उन्हीं का शो होता है। तो आपको भी सतर्क रहना। देखो, डेली करंट अफेयर की न्यूज का यही मतलब होता है दोस्तों कि आपको ये पता चले कि डेली क्या चल रहा है। जिस चीजों से कुछ चीजों को हमको पता नहीं रहता, उनका हमको पता चलता है, और कुछ चीजों से जिनको हमको बचना है उनका भी हमको पता चल जाता है। यही करंट अफेयर का फायदा है। इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी सीईओ एंड एमडी ये कौन है? ये सलिल पारेख हैं इस टाइम पर, ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कह सकते हो, और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आज का। न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित 2024 दुनिया के सबसे अमीर शहर पूछा, यानी द रिचेस्ट सिटी अमंग द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटी कौन सी? देखो दोस्तों, द बे एरिया तो सेकंड नंबर पर है, ये आप ध्यान रखना। हमारी मुंबई और दिल्ली ये टॉप 50 में हैं। ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, केवल ये दो ही शहर है जो टॉप 50 में आ पाए। तो जो नंबर 1 रिचेस्ट सिटी है वो है न्यूयॉर्क, जहां पर लगभग 58 बिलियनियर्स हैं, ठीक है, यानी अरबपति लोग हैं। दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं जो हमारे लिए जरूरी रहेगी। यहां पर कैलिफोर्निया द बे एरिया ये सेकंड नंबर पर है। अगर उसके बाद कहूं तो टोक्यो जापान और सिंगापुर ये तीसरे और चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर लंदन है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का। मुंबई 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर, यानी हमारे यहाँ भी बिलियनियर्स मिलेनियर्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ की एक लिस्ट भी है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा। 2024 में सबसे धनी देशों की लिस्ट है ये। एक चीज जो आपको याद रखनी है, एक चीज वो ध्यान रखना दोस्तों, शीर्ष 50 में 11 शहरों के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए पहले नंबर पर अमीर देश है, ठीक है। उसके बाद चाइना का दबदबा, यानी अगर एशिया की बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो चाइना अभी भी भारत से आगे है। होगा ही वो, उसकी काफी 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है दोस्तों, हमारी तो अभी 3 पर ही अटकी है, तो हो गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है वो डॉक्टर जुएर्ग स्टीफन है, और अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो लंदन में है, यूके में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी की एक इंडेक्स देख लेते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी है। न्यूयॉर्क सिटी में 58 बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स तो न जाने कितने हैं, 3,40,000 मिलेनियर्स हैं। अगर अपनी बात करता हूं मैं, अपनी बात करता हूं, मुंबई में 59,400 मिलेनियर्स हैं। मिलेनियर्स कहते हैं करोड़पति को, और बिलियनियर्स कहते हैं दोस्तों अरबपतियों को, ध्यान रखना। 29 है मुंबई में, और यहां पर कितने हैं भाई? दिल्ली में भी 16 हैं, तो दिल्ली को हल्का शहर मत लिया करो आप ठीक है, दिल्ली भी पैसे वाला शहर है। चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व प्रवासन रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट है 2024 की, और 2022 में भारत द्वारा प्राप्त प्रेषण मूल्य क्या है? 2022 में कह रहे हैं भारत को, देखो प्रेषण मूल्य क्या होता है, इसको रेमिटांस कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। प्रेषण मूल्य को कहते हैं रेमिटांस। रेमिटांस का मतलब है जो हमारे लोग यूएसए वगैरह में काम कर रहे हैं ना, तो वहां से हमें भारत में कितना पैसा आता है, ये हमारा रेमिटांस है, ठीक है। यहां देखो दोस्तों, 111 बिलियन डॉलर इतना रेमिटांस प्रेषण हमको प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखना, है ना। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM विश्व प्रवासन यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 कहती है कि भारत को $111 बिलियन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत भी क्या बन गया है? अब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश बन गया है, यानी पहला देश बन गया है कि जितना भारत में वहां से पैसा आ रहा है। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल छात्रों के लिए गंतव्य देश का सबसे बड़ा स्रोत है। यूएसए क्या है? सबसे बड़ा जगह है पैसा कमाने की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल छात्रों के लिए, इंटरनेशनल मोबाइल स्टूडेंट। मोबाइल मतलब इधर से उधर घूमने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। शीर्ष 5 देश जिन्हें 2022 में सबसे अच्छा प्रेषण प्राप्त हुआ, पहले पर भारत है, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस, करेक्ट है भाई। और यहां देखोगे आप अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के बारे में थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एमी पॉप जो है वो इसके महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं, और स्थापना 1951 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड जनेवा में है, और 175 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। और जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज यानी ये भी इसके सदस्य बनना चाहते हैं, पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वेटर्स, तो ऑब्जर्विंग कंट्रीज 8 है इसकी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 में प्रो पब्लिका ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के तहत कौन सा पुरस्कार जीता है? प्रो पब्लिका की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रो पब्लिका मतलब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हम हमेशा पुलित्जर प्राइज, ठीक है, पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मुख्य विचार क्या है? प्रो पब्लिका ने लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2024 पुलित्जर पुरस्कार जीता। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इन पर स्टार लगा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर है, ये प्रो पब्लिका की है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है हन्ना ड्रेयर, जिसको खोजी रिपोर्टिंग यानी इन्वेस्टिंग रिपोर्टर के तौर पर ये पुलित्जर पुरस्कार जीता है इन्होंने 2024 का। वॉशिंगटन पोस्ट की डेविड E. हॉफमैन, इन्होंने संपादनीय यानी पब्लिशिंग में ये जीता है 2024 का पुलित्जर पुरस्कार। अगर मैं रॉयटर की बात करूं तो फोटोग्राफी स्टाफ ब्रेकिंग न्यूज वगैरह के लिए, जैसे एकदम से आती है ब्रेकिंग न्यूज, उसके लिए इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है 2024 के लिए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, यानी द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ ये लिटरेचर, मीडिया और
सॉन्ग क्रिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने एनआरआई नॉन रिटर्निंग इंडियंस कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा की मतलब सुविधा शुरू की है। यूपीआई आप जानते हो हमारे यहाँ पर हर जगह चलता है, इसमें आपको कहते हैं ना आप अपना यूपीआई नंबर बताइए, है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूनिवर्सल। देखो यहाँ पर ये पेटीएम वगैरह में, फोन पे वगैरह में, तो ये शुरू किया है भारतीय यानी विदेशी भी इसका यूज कर सकें, ये आईसीआई बैंक ने शुरू किया, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, ये बैंक है आईसीआईसीआई, इसने इसको शुरू किया है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं। और इसकी थीम जो टैगलाइन है ना, टैगलाइन हमेशा याद रखा करो, हमेशा पूछ ली जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एसबीआई की टैगलाइन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम है ना ख्याल आपका, ये आईसीआईसीआई की टैगलाइन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद रखने। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। देश भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला हिटाची पेमेंट सर्विसेज है देश के अंदर। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक है, ये भी ध्यान रखना है। और यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला जो पहला बैंक है वो है पीपीबी बैंक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। देखते हैं भारतीय, ये तीय नहीं है, ये भारतीय है। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए के नोट को किसने जारी किया है। देखो आप इस व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं समझूंगा आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी बताइए मुझे कमेंट में इसका नाम। ठीक है, देखिए आपको पता है नेपाल ने फिलहाल में 100 रुपए का नोट जारी किया है। अच्छा, नेपाल है तो हमारा मित्र ही, मतलब हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन कभी कभार ये कोई घिनौनी हरकत कर देता है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है, हमारा मूड खराब हो जाता है, और तो कोई बात नहीं है। अब इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि प्यार जो करते हैं। देखिए नेपाल ने क्या किया, अभी 100 रुपए का नोट दोबारा छापने का ऑर्डर दिया अपनी जो इनकी राष्ट्र बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि 3 जगह यानी लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी, आप जानते हैं ये भारतीय क्षेत्र यानी इंडियन टेरिटरीज हैं ये, इन तीनों को अपने नोट के नक्शे में, जलील ने इसके नोट के नक्शे में जारी कर दिया नेपाल ने। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अरे बड़े भाई की तरह आपके संरक्षण करते हैं तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खैर, लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को भारत ने पूर्व में नवंबर 2019 को अपने नक्शे में शामिल किया था। ये भारत में मई 2020 में नेपाल द्वारा राजनीतिक मानचित्र जारी करने पर तो इन्होंने क्या किया, अपने मानचित्र में दिखा दिया ये कालापानी वाला एरिया। तो इस पर काफी विवाद हुआ था, भारत ने नाराजगी भी जताई थी और कहा था ये भारत के एरिया है। और भारत ने विदेश मंत्रालय जो इंडियन एम्बेसी वाला वो है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ का एरिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, एसएससी जीडी के बच्चों की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। मतलब जब आप पहली बार ज्वाइन करने जाएंगे और अगर आपने एसएसबी सर्विस वगैरह ली है तो आप पिथौरागढ़ में ज्वाइनिंग करेंगे। ध्यान रखना, कहाँ, उत्तराखंड में। तो भारत ने कहा था पिथौरागढ़ जिले के गुजरने वाली जो सड़क है वो पूरी भारतीय क्षेत्र में आती है। नेपाल कहता है ये मेरे क्षेत्र में है। तो इस तरीके की हरकतें होती रहती हैं। चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 10वां और आज का आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसके बाद भी एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 7 मई 2024 को रक्षा मंत्रालय के तहत किस संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका आंसर आप करेंगे। दोस्तों आंसर ध्यान रखना, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दिख रहा है यहाँ पर 65th बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो प्रमुख इसके मेन पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, और भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों के दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास के लिए। आपने देखा होगा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, यहाँ पर क्या होता है, कभी भी मतलब रोड वगैरह ढंग से नहीं बन पाते। तो इन इलाकों में जो हमारा सड़क स्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए और बॉर्डर वाले इलाकों में रोड बनाने के लिए, जिससे हम सामान को अच्छे से वहां पर डिस्पैच कर सकें लड़ाई युद्ध के टाइम पर, ये इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया था। 14 मार्च 1960 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सड़क जो बीआरओ है उसका गठन कर लिया गया था। ठीक है, 1985 में रक्षा मंत्री को अध्यक्ष बनाकर बीआरडीबी का पुनर्गठन किया गया। ध्यान रखिएगा ये बात, मतलब बीआरडीबी वही है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट। अगर बीआरओ के बारे में आपसे पूछ लेते हैं तो बीआरओ के बारे में थोड़ी चीज ध्यान रखना। महानिदेशक यानी इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है बीआरओ का। आदर्श वाक्य यानी आइडियल वर्ड क्या है इसका, श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है, बॉर्डर के इलाकों में कड़ी मेहनत करके रोड बनेंगे। 7 मई 2024 को बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस था, 65th। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 65th। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, आपको उत्तर देना है इसका कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा। दोस्तों कमेंट में इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे 10 मई के ऐसे ही जबरदस्त करंट अफेयर में। मैंने आपको पहले ही कहा है, आप अब जीतेंगे का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां आपको सारी पीडीएफ एक तरफ से मिल जाएंगी। आप इनको भी रिवाइज करके कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एसएससी जीडी के लिए, ना आरपीएफ के लिए, ना सीजीएल के लिए, कहीं से भी नहीं। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जो चैनल से अभी नहीं जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। डेली आपका 10 बजे के लगभग की लेक्चर आता है। थैंक यू।